क्रांति बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबर की। कोरोना के बाद पिछले 3 वर्ष से शिक्षा संस्थान में बच्चों को प्राप्त शिक्षा ना मिलने के कारण उनका शैक्षिक विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं। लेकिन ज्वालापुर स्थित विद्या विहार एकेडमी में शिक्षकों ने 16 दिन विशेष शिक्षा की कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें आज शिक्षिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा परिचायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य शोभना पालीवाल और प्रधान निर्देशक विजेंद्र पालीवाल ने कहा है कि प्रतिवर्ष विद्या विहार एकेडमी में शरद महोत्सव 15 दिन संचालित रहता है, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों से स्कूली बच्चों को अवगत कराया जाता है। अध्यापक ही स्कूली बच्चों को चरित्रवान बनाते हैं। विद्या विहार एकेडमी प्रधानाचार्य शोभना पालीवाल एवं प्रबंधक निर्देशक विजेंद्र पालीवाल ने दोनों संस्थानों के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा है कि कोविड के कारण बच्चों की शिक्षा से वंचित रह गए थे। ऑनलाइन पढ़ाई से ही संतोष रहा। शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से भारत में जानी जाती है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा अंधियारे को दूर करती है। आज के कंठार देश की तरक्की में शिक्षा प्राप्त कर योगदान करेंगे। स्वाति जी, जिस तरह से उसका सम्मान आपको मिला शिक्षा का, हाँ जी, और बहुत कम समय में आप स्कूल में आए हुए हो, हाँ जी सर, बच्चों के बीच में इतना उत्साह, जोरदार तालियों का स्वागत किया गया। हाँ जी। किस तरह से आप शिक्षा दे रही हैं बच्चों को? मैं जो थोड़ा नया पैटर्न है उस पर काम करना चाहती हूँ और उसी पे काम कर रही हूँ बच्चों को, कि ताकि वो जल्दी एडॉप्ट करें जो भी वो सीखना चाह रहे हैं, और वो रटना छोड़ के और एजुकेशन जो ले वो थोड़ा प्रैक्टिकली ले, और डेली बेस्ड जो एग्जाम्पल है मैं उन्हीं से उनको एक्सप्लेन करती हूँ, और जो भी मेथड है, जो भी समझाना है वो मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि वो डेली डे टू डे लाइफ से अपने आप को रिलेट कर पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है। हाँ जी, किस तरह से शुरुआत करती हैं आप? मैं वही करती हूँ कि कोई छोटी से छोटी स्टोरी ले ली जिससे वो डेली अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ, ताकि वो रटे ना और वो उन्हें लास्ट टाइम तक भी याद रहे। ठीक है। मैं विद्या विहार एकेडमी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि विद्या विहार एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष रूप से जोर देती है, और यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं, जो बड़े समर्पण से अपने बच्चों की तरह उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ उनके हर सर्वांगीण विकास की ओर जोर देते हैं। यहाँ ये इस एकेडमी के अंदर सभी जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती हैं, और पिछले 15 दिनों से यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें रोजाना प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, जिसमें बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो, और उसमें जो बच्चे सक्सेस रहे, बच्चे सभी सक्सेस थे जिन्होंने भाग लिया, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड या और पोजीशन प्राप्त की उनको एक बड़े ग्रैंड शो में उनको पुरस्कृत किया गया, जिससे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। तो विद्या विहार एकेडमी निरंतर इसी प्रयास में लगी हुई है, और समाज की जो संस्थाएं हैं इन सभी का, और मैं विशेष रूप से अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को विद्या विहार एकेडमी में एडमिशन दिलाया, और विद्या विहार एकेडमी को कोऑपरेट करते हैं, और विद्या विहार एकेडमी एक अच्छी एकेडमी है, मैं यही कहना चाहूँगा। जिसमें कोविड के बाद जो है बच्चे फोन के ऊपर ज़्यादा बेस हो गए थे, लेकिन स्कूल की तरफ से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे कि बच्चों का ध्यान उस चीज़ से पलट सके और शिक्षा के क्षेत्र में दोबारा वापसी कर सके। तो 15 दिन की जो कार्यशाला आपके द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद एक बहुत बड़ा। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोविड में क्या हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा शिक्षा से हट गए थे, दूर हो गए थे, तो इसमें एक ऑनलाइन एजुकेशन भी रही। ऑनलाइन में बच्चों ने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया, और अब यही है कि हमने टीचर्स जो है हमारे उनको प्रोत्साहित कर सके, जिससे कि वो और अधिक कार्य करें, बच्चों को और अधिक अच्छी शिक्षा दें, उनके सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग दें और बच्चों को निखार कर उन्हें आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले तो यही उद्देश्य है, और मैं उन टीचर्स का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा देकर और हमारे बच्चों को अच्छे से नर्चर किया है और उन्हें अच्छे से शिक्षा दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और हमारे स्कूल को चार चांद लगाते रहेंगे। शिक्षक का कर्तव्य निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से शिक्षकों का कर्तव्य निभा रहे हैं, बहुत पूर्ण रूप से समर्पित है स्कूल के लिए और बच्चों के लिए, और पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें।
हरिद्वार के गुजर बस्ती में मन गुजरों के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पक्के मकान बनवाए गए। ट्रफ और मिठूट ग्रुप के संयुक्त प्रयास द्वारा बनवाए गए इन मकानों में कुछ परिवार पक्के घरों में रह सकेंगे। ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश दीवान ने बताया है कि अभी उन्होंने छोटा सा योगदान ही वन गुजरों को दिया है। एक अन्य संस्था ट्रफ के अर्जुन कसाना ने बताया है कि उनके द्वारा भी लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। कुंभ के दौरान भी उन्होंने कई कार्य किए हैं। 55 लाख खर्च के मकान बनाने के बाद वन गुजरों ने खुशी जाहिर की है। मौके पर आमना खातून वन गुजरी ने भी बताया है कि उनके पक्के मकान बने हैं। कच्चे मकान बरसात और आंधी तूफान से ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहते थे। धीरे धीरे इसी तरह लोगों का सहयोग मिलता रहा। गरीब परिवारों को यहाँ ऐसे ही बनते रहे। उनका मकान मिला है, छत ढकने की छत मिली है। किस तरह का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये मुथूट फाइनेंस ग्रुप के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन किया था कि जिन लोगों के पास में, उसमें हमारा क्राइटेरिया ये था कि खास करके जो विधवाएं हैं या जो औरतें हैं जिनको और आर्थिक प्रॉब्लम है उनको हम चूज़ करें। तो उसमें मुथूट फाइनेंस ने इसने पूरा फंड किया था और इसमें 10 घर हमने उनको बनाया है कि जिनके पास कच्चे डेरे थे, कि बारिश हो रही है, चू रहा है उनका घर, उनके पास घर नहीं है, तो उनको 2 कमरों के साथ में लैट्रिन बाथरूम और पूरा घर टाइल्स वगैरह लगा के फाइनल घर हमने उनको आज पोजेशन दिया है। और उत्तराखंड में कहाँ योजनाएं हैं? अभी खाली मुथूट फाइनेंस ने उत्तराखंड में यहीं पे किया है, लेकिन अभी हमारी काफ़ी जगह बात चल रही है। इनफैक्ट इससे पहले जो सीडीओ हरिद्वार थे उन्होंने एक लैंड भी हमें दिखाया था कि वहाँ पे हम एक पूरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना सकें। या फिर अभी डीएम टिहरी से, अभी वो डीएम टिहरी हैं, तो उनसे भी बात हुआ है कि अगर वो लैंड अलॉट करेंगे तो लैंड अलॉटमेंट के लिए वो हैं कि जो भी बिल्कुल गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए वो करें। और बाकी कुछ और प्रोजेक्ट भी हम देख रहे हैं कि जैसे खास करके गंगा में जो प्रदूषण है या जो फूल वगैरह फेंकते हैं उससे धूप बत्ती वगैरह बनाना, ताकि वो प्रदूषण भी कम हो और हम धूप बत्ती वगैरह उसको एक नई ज़िंदगी भी दे सकें। जिस तरह से हम देखते हैं कि हरिद्वार में श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, काफ़ी भिखारी हैं जो यहाँ पर सर्दियों में मर जाते हैं ठंड के कारण। उस और किसी का ध्यान नहीं जाता। एक रैन बसेरा की बहुत ज़रूरत है कि कम से कम इतना अच्छा रैन बसेरा हो कि जिसमें कम से कम 100-150 आदमी ढंग से रह सके। ये मैंने भी अभी पढ़ा था कि हाई कोर्ट का लेप्रोसी पे एक वो भी था, लेप्रोसी आश्रम के ऊपर अभी जजमेंट भी आया था कि उनमें बड़ी दयनीय स्थिति है। और पहले भी मुझे बताया था, लेकिन पहले भी जब आपने शायद देखा होगा कि कोविड में भी हमने काफ़ी हेल्प किया था इसमें। और अभी हमारा उसमें इस साइड टारगेट है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कोई ये हो कि एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर पाए। सपोर्ट हमें फाइनेंशियली नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो एज अ पार्टनर भी आया था तो एडमिनिस्ट्रेशन में ना जो बाकी दिक्कतें वो हट जाती हैं। तो इस साइड आपने मेरा ध्यान भी वो कराया, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट इसी को टैकल करूँगा। ठीक है, नाम क्या? एक विशालकाय संस्था है और जो गरीबों की सहायता करती आई है। आज का जो कार्यक्रम था जिसमें हमने 10 घर बना के जन के जो गुजर हैं उनको दिए हैं यहाँ पे, ये प्रोग्राम हमने 8 महीने पहले शुरू किया था। और एक TARF संस्था है, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे पोजीशन है, 2013 में कुछ लोगों को ज़मीन मिली है तो उनको पैसा नहीं है बनाने के लिए। तो मुथूट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम इस संस्था इन लोगों की सहायता करेंगे। तो हमने एक 55,50,000 रुपया लगवा के इनके लिए 10 घर बना के दिए हैं। और घर आप देखेंगे कि 3 साइड ओपन है, नेचुरल एयर लाइट सबका प्रोविजन है, 2 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है और वरांडा है। और हर कमरे में टाइल्स लगी हुई है और जालियां लगी हुई हैं। मुथूट ग्रुप ऐसा काम हमेशा से CSR एक्टिविटीज़ करता है। 20 हमने घर अभी 1 महीना पहले रेवाड़ी में दिए हैं और कुल हमने 247 घर अभी तक बना के दिए हैं। केरला में 2018 में एक भयानक फ्लड आया था, आपको पता होगा, तो वहाँ के लोगों के घर टूट गए थे, हमने उनमें भी 200 से ज़्यादा घर बना के दिए हैं। तो मुथूट ग्रुप हमेशा ही गरीबों, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL और जिनका कोई नहीं देखता उनको देखता आया है और उनकी सहायता करता आया है। और ऐसे CSR एक्टिविटीज़ में हमने 2021-22 वर्ष में 80 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है। और इस साल हमारा उद्देश्य है कि हम उससे भी ज़्यादा खर्च करेंगे गरीबों की मदद करने में। तो उत्तराखंड में और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने जा रहे हैं आप? उत्तराखंड में अभी हमारा ये पहला था और अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं हम उनको देखेंगे। और उनको हमारी CSR कमेटी है, नेशनल लेवल पे है, तो हम जम्मू एंड कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक करते हैं, केवल उत्तराखंड में नहीं करते, पूरे देश में करते हैं। सो हमको पूरे देश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखना होता है।
चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, स्कॉलरशिप हो, अस्पताल बनाने हो, और या आपके गरीबों को खाना देना हो, और गरीबों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बैग्स हों, स्कूल यूनिफॉर्म हो, हर तरह की जो सहायता है हम उसके लिए तत्पर होते हैं और आगे आते हैं। और उनका, हमारा मुथूट ग्रुप का उद्देश्य है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है, पर हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारा 800 साल का इतिहास है। 800 साल से हम चैरिटी करते आए हैं, 800 साल से रिलीजियस काम करते आए हैं, और 800 साल से फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम वन गुज्जर कम्युनिटी से हैं, हम लोगों ने आज तक जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, तो हम घास फूस और मिट्टी से बने घरों में रह रहे हैं। तो इतनी मेहनत से उन घरों को जब खुद बनाते हैं और फिर बारिश में वो भीग करके वो मिट्टी बह जाती है, फिर दोबारा से तैयार करते हैं। हर मौसम में हमको जल्दी रहती है कि हम अपना घर टाइम से बना लें। घास फूस जो काटा जाता है तो उसके लिए भी एक मौसम होता है कि हाँ, हम इस मौसम में काटेंगे। फिर उसके बाद हमारा पशुओं का भी बहुत सारा काम रहता है, तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगती है वो हम जानते हैं। तो सदियों से घास फूस के घरों में रह रहे हैं, लेकिन आज पक्का मकान बन गया है और पक्की छत मिल गई है आपको। जो घास फूस का घर है, कई बार वो चूता भी है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, आपको धूप में भी गर्मी लग रही है उसमें। तो ये सारी चीज़ों में जब ये आशियाने से हमें घर जो पक्के मिले हैं, वो वाकई में हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मुथूट फाइनेंस का, कि उन्होंने हमें पक्के घर दिए और पक्की छत दी, ताकि सर्दी गर्मी हमें इतना मतलब आगे ज़्यादा सोचने का हमें टाइम भी मिलेगा अब कि हाँ, हम अपने बारे में भी कुछ सोचें, आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें ये कि महिलाओं को आगे लाया गया है इसमें, कि महिला, अगर किसी औरत को आशियाना बनाकर दिया गया है तो उस औरत को मेंशन किया, उस औरत को सामने लेकर आए। तो ये एक कदम है आने वाली पीढ़ी के लिए भी कि औरतें भी सामने आएँ, और जो मतलब हम जैसे ट्राइबल्स लोग हैं उनकी मदद के लिए जो लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ हम किस तरीके से मिलकर के चल सकते हैं, वो हमें साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो उनको जो ये तरीका हमें बता रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से हम चल सकते हैं, वो सारा इन्होंने हमें एक मौका दिया है बाहर आने का और खुद को रखने का, हमारे बारे में सोचा। तो वाकई में खुशी का ये मौका था। हम तो बस चाहते हैं कि सभी को इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें और आगे बढ़ती रहें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आमना खातून है, मैं यहीं कालागढ़ बस्ती में रहती हूँ। ऋषिकेश के आवास विकास स्थिति स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ अब कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। कंप्यूटर सीखने के साथ साथ हर शनिवार के दिन बच्चों को मोटिवेशनल, जनरल नॉलेज और काउंसलिंग से संबंधित ऑनलाइन क्लास भी निःशुल्क रूप से दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास तमाम क्षेत्रों में एक्सपर्ट देश के कोने कोने से जोड़कर देंगे। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर तहत आज स्वामी नित्यानंद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को एनीथिंग विल डू फाउंडेशन की ओर से 4 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। फाउंडेशन का यह 21वां सेंटर स्कूल में खोला गया है, जिसका शुभारंभ फाउंडेशन के संस्थापक दंपति चरणजीत धीमान, दीक्षा सती, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे, स्कूल की प्रिंसिपल पूनम शर्मा ने रिबन काट कर दिया है। जियो प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर्स लगा रहा है यहाँ पे, और कंप्यूटर सेंटर लगाने का, प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर्स लगाने का जो हमारा सिलसिला है वो बच्चों को काउंसलिंग, मोटिवेशन, जनरल नॉलेज देने का है। आज हमने यहाँ 4 कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए हैं, और सवाल यहाँ पे कंप्यूटर्स के नंबर्स लगाने का नहीं है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर, जिसमें हमारे मेंटर्स और वॉलंटियर्स पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, और वो अंडर प्रिविलेज सेक्टर में स्पेशली इन बच्चों को काउंसलिंग, मोटिवेशन, जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप स्कूल में थे तब आप क्या बनना चाहते थे, और आज आप क्या कर रहे हैं? सवाल में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि हम वो नहीं बन पाए जो हम बनना चाहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मोटिवेशन की कमी, पैसे की कमी, जनरल नॉलेज या कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था।
अगर हम ये डिस्टेंस बच्चों का कवर कर सकें तो मुझे लगता है कि हम बहुत कारगर साबित होंगे। हरिद्वार शहर में डग्गामार वाहनों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नजीबाबाद रोड, हरिद्वार देहरादून रोड, हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर इनका कब्जा है। पुलिस के संरक्षण में दिनों दिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक और जहां वाहन काल बने हुए हैं, वहीं इनके कारणों से लोगों की जान आफत में रहती है। कई बार दुर्घटना में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और लगातार मौत का तांडव जारी है। इन वाहनों में सफ़र करना महिला और बच्चों के लिए आसान नहीं है। अक्सर इन वाहनों की भीड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसके बावजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौन हैं। आपको बता दें कि जनपद में डग्गामार वाहनों के लिए नासूर बने हुए हैं। सबसे अधिक नजीबाबाद रोड पर देखने को मिलती है। चंडी चौक से ये डग्गामार वाहन 15 से 20 सवारी लेकर चलते हैं, जबकि ये वाहन परिवहन विभाग में 9+1 व 8+1 सवारियों के पास है। इससे स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि ओवरलोड के कारण दुर्घटना लगातार होती रहती है। इतना ही नहीं, इन वाहनों में यात्रा करने वाली महिला व देहात में आने वाली छात्राओं को ड्राइवर आदि द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, वाहन रोडवेज को भी राजस्व का चूना लगा रहे, लेकिन किसी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी को इसका ध्यान नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसे वाहनों को यातायात पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मोटा महीना लेकर वाहनों को सड़क पर मौत बनकर चलने की छूट दे दी जाती है। जांच के नाम पर आम आदमी को परेशान करने वाली यातायात पुलिस वाहनों के समक्ष नतमस्तक है। सचल दस्ते वाहन विभाग के अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों के आने के बाद कुछ चालान किए और एक वाहन सीज किया है। कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान कितनी अनियमितता पाई गई? ये ओवरलोडिंग तो चल रही है, तो हम कार्रवाई तो उनके ऊपर कर ही रहे हैं। अब एटलीस्ट जो हमारे संज्ञान में आ रही है वो कर ही रहे हैं। आपके सामने चालान भी हुए हैं और बंद भी हुई है गाड़ी, ये आप देख ही रहे हैं। सर कितनी गाड़ियों को आपने चालान करा, कितनों को सीज करा? अभी 1 सीज हुई है और 9 चालान हुए हैं। 9 गाड़ी को चालान हाँ। करे गए। सर क्या कारण रहता है कि यहाँ ओवरलोड चलता रहता है, पर इतनी कार्रवाई के बावजूद भी ये नहीं, चेकिंग तो हमारी बराबर रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, चेकिंग तो हम बराबर करते ही हैं, रहते हैं रूट पे। पर यह है कि जिस टाइम पे नहीं रहते हैं, भाई जब निकल जाती कोई गाड़ी, अगर निकल गई तो हमारी अब्सेंस में निकल सकती है, वैसे नहीं निकल सकती है। सर ओवरलोडिंग में कितने जान का खतरा है? बहुत जान का खतरा है, वो तो कर ही रहे हैं। देखो पूरी कार्रवाई आपके अनुसार हो ही रही है। जो कार्रवाई चालान भी करें हमने और जो है बंद भी करिए गाड़ी, आपके सामने ही है। सर नजीबाबाद हरिद्वार रोड पे डग्गामार गाड़ी कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ हैं। नहीं इतनी तो नहीं है, पर चालान इनके होते रहते हैं। टाइम बे टाइम हम इनके चालान करते ही रहते हैं। तरफ से ऐसे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता कि इन चीज़ों पे परमानेंटली रोक लगाई जाए? नहीं, देखो रोक तो हम अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास हमारा ये रहता है कि भाई ओवरलोडिंग डग्गामारी ना हो। हमारी तरफ से इनके चालान होते रहते हैं, बीच बीच में करते ही रहते हैं हम भी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम हमेशा तो बिल्कुल जो है इनके चालान करते ही हैं। मान लिया जाए कि बेखौफ है ये आपसे, हौसला बुलंद नहीं, हौसला कहीं बुलंद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो हम आज भी करे हैं हमने, इससे पहले भी 1-2 गाड़ी के हमने करे ही थे। ऐसा नहीं है, तो हम बराबर करते रहते हैं। 150 गाड़ियाँ ओवरलोडिंग चलती है, 150 गाड़ियाँ, और उनमें नहीं, हमारे संज्ञान में हमारे देखिए अगर चालान होगा तो क्या वो डर पाएंगे? नहीं, 1-2 का नहीं, बराबर चालान होंगे इनकी, ऐसी बात नहीं है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जो अनियमितता जिसके पास मिलेगी तो उसको बिल्कुल बराबर जो है चालान भी होंगे और बंद भी होंगे। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व 1 महीने में कितनी गाड़ियाँ सीज कर दी गई इस रोड पे आपके द्वारा? पूर्व में भी हुई हैं, हम तो आज ही आए हैं। ये हम तो आज पहली ड्यूटी है हमारी, और तो संयोग बस आपसे आज मुलाकात हो गई तो हम आज ही आए हैं एक्चुअली। रुड़की के पिरान कलियारे में महिला के प्रेमी ने उसके बेटे को मारकर नहर में फेंकने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि आरोपी पेशेवर में अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली और मेरठ में हत्या, चोरी, लूट समेत अन्य धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर सिंह ने बताया है कि 17 दिसंबर को कंट्रोल रूम पर एक महिला के द्वारा छोटे बेटे की हत्या का आरोप बड़े बेटे पर लगाया गया था। जांच करने पर पता लगा है कि महिला जिसे बड़ा बेटा बता रही है, उसके साथ वह लिव इन में रहती थी। महिला ने बताया था कि शनिवार की रात को उसका प्रेमी
कासिफ उर्फ गोविंदा नशे में आकर गाली गलौज करने लगा, जिसके कारण वह अपने 12 साल के छोटे बेटे को कमरे पर छोड़कर दरगाह में चली गई थी। सुबह कमरे पर आकर देखा तो कमरे में दोनों गायब थे। पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी एक कपड़े की गठरी लेकर जाता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए तो आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया है कि उसने बच्चे का शव कंबल और बोरी में लपेटकर नहर में फेंक दिया है। एसएसपी किशोर सिंह ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चे के शव की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मेरठ और दिल्ली के थानों में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। को एक महिला के द्वारा अपने 12 वर्षीय पुत्र की एक युवक के द्वारा हत्या किए जाने संबंधी तहरीर कलियर थाने में दी गई थी। इस संबंध में एसएसपी सर के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। उन टीमों के द्वारा उक्त घटना में शामिल अभियुक्त कासिफ उर्फ गोविंदा निवासी दिल्ली को आज गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो उक्त महिला के ऊपर शक करता था और इसीलिए उसे सबक सिखाने की नीयत से उसने उसके 12 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत उसे बोरे में डालकर कंबल में लपेटकर गंगा नहर में फेंक देना स्वीकार किया। इस संबंध में जब उक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो दिल्ली के विभिन्न थानों और मेरठ में उसके विरुद्ध 9 अभियोग पंजीकृत होने प्रकाश में आए हैं, जिसमें मुख्यतः हत्या, चोरी, लूट और एक्सटॉर्शन के अभियोग शामिल हैं। उक्त बच्चे की शव की बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई हैं, प्रयास जारी है। सर, कहीं ना कहीं पहले महिला के द्वारा बेटा बताया गया था, क्या प्रॉब्लम निकला? पूर्व में महिला के द्वारा उक्त युवक को अपना बड़ा बेटा बताया गया था, लेकिन जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि वस्तुतः उक्त युवक उक्त महिला का प्रेमी था। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।